डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और आज जो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। ओके, कल ये चीजें कवर की थी हमने। ठीक है, मैं आई थिंक अब कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट थे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसी का पार्ट 2। तानिया, स्क्रीन विजिबल है? वॉइस क्लियर है? कैन वी स्टार्ट? ठीक है। ठीक है, ठीक है, आपको सुनना है, बस समझना है प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस डी एल सी। ठीक है, जब हम ऐसा क्यूए वर्क करते हैं। ठीक है, अभी आपको प्रोसेस समझना है कि 2-3 दिन में आपका माइंड सेटअप कर रहा हूँ कि टेस्टिंग क्या होती है, प्रिंसिपल्स क्या है, प्रोसेस क्या है, फिर टेस्टिंग के फंडामेंटल्स पे आएंगे। तो बीइंग अ क्यूए, जब आप एंट्री करते हो, ठीक है, इंडस्ट्री में ऐसा क्यूए प्रोफाइल एंट्री करते हो, तो आप एक पार्ट हो, इस एक सॉफ्टवेयर टीम का पार्ट हो। ठीक है? तो पहले आपको टीम का रोल भी समझना है कि टीम का एम क्या है, क्योंकि इसका टीम गेम, ये इंडिविजुअल का नहीं है। एक जो सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है, वो बनता है जिसमें डेवलपर्स अच्छे हों, टेस्टर अच्छे हों, डिजाइनर अच्छे हों, डेवऑप्स इंजीनियर अच्छे हों। एक भी अगर चीज अच्छी नहीं होगी, वो सॉफ्टवेयर कोलैप्स कर जाएगा। फिर आपने चाहे कितनी भी अच्छी टेस्टिंग की हो, डेवलपर ने कितना भी अच्छा बनाया हो, वो सब वेस्ट जाता है। तो इसका टीम एफर्ट। पहले आपको टीम का एम समझना पड़ेगा कि हम बनाना क्या चाहते हैं, हम किस मेथोलॉजी को फॉलो करते हैं, हम कैसे काम करते हैं, सबका रोल क्या क्या है और उसमें मेरा रोल क्या क्या है। जैसे क्रिकेट होता है ना, क्रिकेट इसे टीम गेम कहते हैं कि वहां पे 11 प्लेयर हैं, 11 प्लेयर के अपने अपने रोल डिसाइडेड है। कौन ओपन करेगा, कौन मिडिल ऑर्डर में खेलेगा, ठीक है, कौन ऐसे ऑलराउंडर खेल रहा है, कौन बॉलिंग यूनिट को संभाल रहा है, कौन कैप्टनसी कर रहा है, कौन विकेट कीपिंग कर रहा है। सबके रोल अपने डिफाइन है। लेकिन जब स्ट्रेटजी बनती है तो एक ओवरऑल स्ट्रेटजी बनती है जो पूरी टीम को फॉलो करनी है। कोई भी एक प्लेयर भी इधर उधर जाएगा तो वो दिक्कत होगी। ठीक है, सेम वे में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का प्रोसेस है कि सॉफ्टवेयर कैसा बनेगा, तो पहले हमें वो समझना है। उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, कि सॉफ्टवेयर किन किन लाइफ साइकिल्स के थ्रू गुजरता है। ठीक, तो फर्स्ट फेज होता है रिक्वायरमेंट फेज। ठीक है, रिक्वायरमेंट फेज मीन्स कि आज कंपनी के जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, ठीक है, बिजनेस एनालिस्ट मतलब उनकी एक प्रोफाइल है जो टेक्निकल टीम से भी बात करते हैं, उनको वर्कशॉप देते हैं और क्लाइंट से इंटरेक्शन करते हैं, उनसे काम लेके आते हैं। तो पहले उन्होंने सेल्स टीम ने, किसी ने अप्रोच की होगी कि किसी को सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो हम मार्केटिंग टीम बात करती है। तो जब वो फाइनल हो जाता है कि हम इनसे बनवा रहे हैं, तो टेक्निकल चीजें क्या डिस्कस करनी है वो बिजनेस एनालिस्ट करते हैं या प्रोडक्ट ओनर करते हैं। ठीक है, तो ये जाते हैं, उनसे रिक्वायरमेंट लेते हैं, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है, इसको बोलते हैं एसआरएस। ठीक है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सब कुछ क्लियरली मेंशन होता है कि हमारा प्रपोजल क्या है, हम बनाएंगे क्या। क्लियर, इसको बोलते हैं एसआरएस। उसके बाद फिर वो टेस्ट लीड के पास आता है, वो उसको रिलीज में ब्रेक करते हैं, उसके यूजर स्टोरीज में ब्रेक करते हैं, ठीक है, स्प्रिंट्स में ब्रेक करते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फेज क्या है हमारा, रिक्वायरमेंट फेज की, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लानी है और उससे जो डॉक्यूमेंट बनेगा वो बनेगा एसआरएस। रिक्वायरमेंट फेज में डेवलपर का, टेस्टर का ज्यादा रोल नहीं रहता, बिजनेस एनालिस्ट वहाँ पे वर्क करते हैं। सेकंड फेज आता है डिजाइन फेज। यहाँ पे स्टेक होल्डर्स, जो आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे टेस्टिंग टीम का जो लीड होगा या उसके जो सीनियर टेस्टर्स होंगे, ठीक है, क्यूए टीम जो लीड कर रहा होगा, ऐसे डेवलपर टीम का जो लीड कर रहा होगा, टेक लीड जो होते हैं, ठीक है, डेवऑप्स इंजीनियर्स जो होंगे जो डेवऑप्स को संभाल रहे होंगे, डेटाबेस इंजीनियर्स होंगे, जो उनके सीनियर सीनियर लीडर्स होते हैं, वो डिजाइन फेज में काम करते हैं। डिजाइन फेज इस लाइक कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, हमें प्रोजेक्ट जावा में बनाएंगे, ठीक है, हम पाइथन में बनाएंगे, कौन से टूल का यूज करेंगे, जावा के साथ किस फ्रेमवर्क का यूज करेंगे। वो लोग होते हैं जो उनके पास बहुत ब्रॉड नॉलेज है, इंडस्ट्री की 10-15-20 साल का एक्सपीरियंस है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम किया है। वो डेडलाइन प्रिपेयर करते हैं कि हम इस डेडलाइन तक करेंगे, क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज में कि हम टेक्नोलॉजी पे तो काम कर रहे हैं, क्या हमारे पास इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक्सपर्ट लोग हैं। अगर नहीं है तो फिर हायरिंग की जाती है। ठीक है, तो हम पूरा एक रोड मैप बना के चलते हैं कि अगर 2 साल हमें सॉफ्टवेयर को बनाने में लगेंगे तो हमारा प्रोसेस क्या रहेगा 2 साल का। तो जब वो तैयार हो जाता है, देन आती है डेवलपमेंट फेज। उन्होंने रोड मैप बना लिया, हायरिंग भी कर ली, फिर
डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर कर लिए, फिर वो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आती है स्क्रम टीम, तो वो स्क्रम टीम को काम देना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वहां से आता है बिल्ड एंड डेवलपमेंट फेज। जब डेवलपर्स को काम देना स्टार्ट कर दिया कि आप सॉफ्टवेयर को बिल्ड करना स्टार्ट करो, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट फेज। साथ ब साथ क्यूए टीम को भी काम दे दिया कि यू स्टार्ट राइटिंग द टेस्ट केस, आप टेस्ट सिनेरियोज ढूंढना स्टार्ट करो, टेस्ट केस लिखना स्टार्ट करो, अपना डेटा प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, सारा डिस्कस करेंगे हम क्या होता है। ठीक है, क्लियर। डे वन से ही एक डेवलपर का काम स्टार्ट हो जाता है, डे वन से ही एक टेस्टर का काम स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो जब डेवलपर्स काम कर लेते हैं तो वो बिल्ड एक क्यूए को देते हैं। बिल्ड आप समझ लो, इस वर्ड को समझ लो, बिल्ड क्या होती है। हाँ, पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। उस जो भी डेवलपर्स हैं, ठीक है, वो कोडिंग जो लिखते हैं वो अपने डेस्कटॉप पे लिखते हैं। 20 डेवलपर्स बैठे हैं, 20 डेवलपर अपने कोड को अपने अपने लैपटॉप पे लिख रहे हैं। ठीक है, उनकी एक रिपोजिटरी होती है, कॉमन रिपोजिटरी होती है, वहां से वो सिंक करते हैं कोड। तो मैंने लिख लिया, मैं चेक इन कर देता हूँ, वहां पे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, उसे गिट और गिटहब भी कहते हैं, एडब्ल्यूएस भी यूज करते हैं, बिट बकेट सर्वर्स भी यूज करते हैं। कॉमन रिपोजिटरी है कि मैंने काम कर दिया, मैं वहां भेज दूंगा। 10 लाइन मैंने लिख दी, 2 लाइनें वो लिख रहा है, 5 लाइनें वो लिख रहा है, फिर कोड को मर्ज करके हम खुद से टेस्ट करके देखेंगे। तो जब डेवलपर की यूनिट टेस्टिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने भी कोड मर्ज किया है, अपने पास भी बहुत सारे डिफेक्ट आते हैं, जब वो अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं, अपनी टेस्टिंग कंप्लीट कर लेते हैं और मेक श्योर कर लेते हैं कि हमारी बिल्ड स्टेबल है, तो उस बिल्ड को एक सर्वर पे डाल देते हैं। ऑलरेडी एक सर्वर पे, लेकिन उस बिल्ड को नहीं, उस बिल्ड की कॉपी बना के एक दूसरे सर्वर पे डाल दिया, क्यूए का सर्वर हो गया। वो किसका सर्वर है? बिल्ड सर्वर, वो डेव का है। डेव अपना उसमें काम करता रहेगा, और एक बिल्ड बना दी कि इतनी तारीख तक हम इतना कोड कॉपी करके आपके क्यूए सर्वर पे दे दिया। ठीक है, उसे बोलते हैं हम बिल्ड। तो क्यूए पे बिल्ड आ गई, क्योंकि वहां पर टेस्ट करेगा, डेवलपर अपनी आगे का काम, पुरानी वाली बिल्ड है उसमें काम करना स्टार्ट कर देगा। ये चीज समझ में आ गई। इस तरीके से काम होता है, क्योंकि टेस्ट कर लेगा, उसको दूसरे बिल्ड पे डाल देगा। ठीक है, कि हमने इतना टेस्ट कर लिया है, इसको अब आगे भेज दो। साइकिल से बनती है, तो मल्टीपल बिल्ड प्रोसेस होते हैं। डेव का होता है, क्यूए का होता है, क्यूए का टू है, फिर रिग्रेशन सर्वर है, फिर प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन है, आगे बात करेंगे सारे कि कैसे कैसे बिल्ड आगे जाके पास होती है। सारे बिल्ड पास हो जाती हैं। ठीक है, आपने टेस्टिंग भी कर ली, डिफेक्ट है, डिफेक्ट भी रिजॉल्व करवा लिए, भाई पूरा टेस्टिंग का फेज है। ठीक है, पूरी टेस्टिंग कंप्लीट हो गई। टेस्टिंग में भी क्या क्या चीज आती है आगे डिस्कस करेंगे। टेस्टिंग का फेज खत्म हो गया, फिर हमें क्या करना है जो हमारा सॉफ्टवेयर जो बिल्ड है वो लाइव करना है। जो कोड लिखा है वो पैकेज करके क्लाइंट को देना है। ठीक है, वो कौन करता है? उसे बोलते हैं हम डिप्लॉयमेंट और डिलीवरी फेज। हम क्लाइंट तक भी काम पहुंचा रहे हैं। जैसे कोई गाड़ी है, मैन्युफैक्चरिंग कर ली, टेस्टिंग कर ली, लेकिन वो बेचनी भी तो है, और जो बेचेगा उसके घर तक भी तो पहुंचानी है। सामान जैसे डिलीवर होता है, वैसे पैकेज बन के सॉफ्टवेयर पे डिलीवर होता है, जैसे EXE फाइल्स बना के फिर उसे डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग, APK फाइल डाउनलोड कर, तो पैकेज बना के कैसे सर्वर पे जाएगा, कैसे लोग उससे कनेक्ट करेंगे, वो सारी चीजें। तो यहाँ पे आता है डेवऑप्स इंजीनियर। ठीक है, वो पाइपलाइंस क्रिएट करते हैं कि डेटा इधर से जाएगा, यहाँ पैकेज बनेगा, इसकी बिल्ड टेस्ट होगी, सर्वर पर जाएगा, फिर हम इसको क्लाइंट को देंगे। फिर उसके बाद आता है मेंटेनेंस फेज की, प्रोडक्शन पे लाइव हो गया है, थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे, टीम करती रहेंगे, वो मेंटेनेंस फेज हमेशा चलता रहता है। ना, जैसे बिल्डिंग कोई बन गई है बट छोटी मोटी रिपेयरमेंट वो चलती रहती है, दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस फेज। फिर तो डेवलप, नहीं, डिप्लॉयमेंट फेज बाद में आता है। डिप्लॉयमेंट देखो इनिशियल से स्टार्ट हो जाती है, जो बिल्ड देने का काम होता है ना, तो जो डेवऑप्स होते हैं वो इन सर्वर्स को बनाते हैं। डेवऑप्स का काम है कि जो डेवलपमेंट ऑपरेशन है वो नहीं रुकना चाहिए, वो स्मूथ होना चाहिए। डेवलपर सिर्फ कोड लिखते हैं, कोड को कैसे भेजना है, सर्वर पे कैसे चलेगा, सर्वर पे के टूल अलग हैं, डेवलपर के टूल अलग है। ठीक है, जैसे एक काम करने वाला इंजीनियर अलग है। ठीक है, उस काम को प्रोडक्ट बन के वो कहीं बेचा जा रहा है, कहीं और सेंड किया जा रहा है दूसरी से, ऑफलाइन इंडस्ट्री समझ लो, कोई ऑफलाइन इंडस्ट्री है, बिस्किट्स बनाती है, बिस्किट मेकर अलग है बनाने वाला, ठीक है, उसके इंजीनियर्स अलग हैं,
क्वालिटी चेक करने वाले अलग हैं, लेकिन वो बिस्किट पैक होके किस वेंडर को जाएगा, ठीक है, उसका सेटअप कैसा होगा, वो ऑपरेशन कैसे देखेंगे जाएंगे, वो डेवऑप्स करते हैं। ये चीज क्लियर है? हेलो। हाँ जी। गुड मॉर्निंग मैम। क्लास में हूँ मैम ऊपर। 1 बजे तक। 2 बजे। ये क्लियर है? डेवऑप्स का रोल क्लियर है? इंडस्ट्री में हर तरह के लोग हैं, हर तरह की प्रोफाइल है, हर तरह के काम मैनेज है, क्योंकि बहुत सारा काम होता है तो हर के लिए अलग अलग डिफरेंट टीम है। ठीक है। फिर आता है मेंटेनेंस फेज। मेंटेनेंस लाइक अ सपोर्ट टीम, कि क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है सॉफ्टवेयर के लिए, तो वहाँ पे एक सपोर्ट टीम बिठा देते हैं, 2-3 QS की, 2-3 डेवलपर की, जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कस्टमर सर्विस होती है ना, फिर टेक्निकल सर्विस होती है जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। ये L1 L2 तो वो क्रिटिसाइजिंग होती है। वो तो अगर आपको इंटरफेस में कोई इशू आ रहा है, समझने में इशू आ रहा है, तो L1 L2 रिजॉल्व कर लेते हैं। लेकिन कोई टेक्निकल इश्यूज हैं, कोड में कुछ माइट चेंजेस हैं, या कंपनी ने कह रही है ठीक नहीं है, इसको थोड़ा सा ठीक कर दो, वहाँ पे एक प्रॉपर डेवलपमेंट टीम बैठी होती है जो डेवलपमेंट सपोर्ट में होती है। नया काम नहीं कर रही है, पुराना काम है, उसी में माइट चेंजेस है। ठीक। L1 L2 आपको टेक्निकल सपोर्ट करती है कि कहीं सर्वर पे या कुछ कुछ चलाना है, थोड़े मोड़े टिकटिंग साइज का एक कस्टमर फेस वही होते हैं, लेकिन बैकएंड पे जो काम कर रहे होते हैं वो डेवलपर की टीम ही होती है। ठीक है। इसी को एक्सप्लेन किया हुआ। अब आई थिंक रिक्वायरमेंट, डिजाइन, बिल्ड, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, डिलीवरी और मेंटेनेंस, ये सब क्लियर होगा। ठीक है। तो ये जो हमने समझी थी ये थी SDLC, डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल सॉफ्टवेयर की। लेकिन जो हम है, अभी हमने टीम की स्ट्रेटजी समझी, अब हम अपनी स्ट्रेटजी समझ रहे हैं जो हमारी QA की है, दैट इज कॉल्ड STLC। इंटरव्यू में जब आप ऐसा फ्रेशर जाते हो किसी इंटरव्यू में ना, तो बहुत ज्यादा पूछते हैं SDLC STLC, कि आपको पता है कि आपका रोल क्या है, टीम कैसे काम करती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाट इज SDLC, व्हाट इज STLC, और दोनों में डिफरेंस क्या है? क्लियर है? नोट्स में इसका डिफरेंस लिखा हुआ है क्लियरली, और यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है। क्लियर? तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, पहला रिक्वायरमेंट एनालिसिस। जब रिक्वायरमेंट फाइनलाइज हो गई, ठीक है, डिलीवरी और डिजाइन फेज में हमने एक QS को, टेक्निकल लीड को रिक्वायरमेंट समझाई, ठीक है, दोनों को समझाया कि भाई ये काम करना है, दैट इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट फेज। ठीक है। तो वहां पे उनकी यूजर स्टोरी बनाई जाती है, ठीक है, वहां पे रिलीज बनाई जाती है कि ये रिलीज है, इसमें इतना काम करके हमें डिलीवर करना है, इस रिलीज को भी हम स्प्रिंट में ब्रेक कर रहे हैं, और उस स्प्रिंट में भी आपको ये यूजर स्टोरीज पे काम करना है। वो सारी चीजें हम टेक्निकल चीजें एक एक करके डिस्कस करें। इसको रिक्वायरमेंट, तो रिक्वायरमेंट में आपको समझना है कि आपको करना क्या है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। सर एक चीज़ जैसे टीएलसी में हमारे को सारे डॉक्यूमेंट आता है कि जो लोग ये कहते हैं कि जो लोग बात करते हैं कि यहाँ वो यूजर स्टोरीज आती है, यूजर स्टोरीज में सारा डिस्क्रिप्शन होता है आपका, ठीक है। प्रिंट में हेडिंग्स लिखे होते हैं कि ये स्प्रिंट है, इस पे ये काम है, और उसको भी डिटेल में समझाया जाता है यूजर स्टोरीज में। क्लियर है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस। उसके बाद आता है टेस्ट प्लान क्रिएशन। टेस्टर का रोल क्या है, उसको पता लगे मुझे काम क्या करना है, उसको अपने टेस्ट को प्लान करना होता है। इसको प्लान मतलब कि ये टेस्टिंग में कितने दिन में करूंगा, इसमें कौन कौन से काम मुझे करने हैं। पहले वो यूजर स्टोरी में सब टास्क बनाता है अपने, कि मुझे टेस्ट केस बनाने हैं, टेस्ट सिनेरियोज बनाने हैं, ये उस यूजर स्टोरी का एक टास्क हो गया। ठीक है। वो टास्क प्लान करता है अपने कि ये मेरे को डेटाबेस टेस्टिंग भी करनी है, एक टास्क बना दिया डेटाबेस टेस्टिंग का, मुझे डेटा भी प्रिपेयर करना है टेस्टिंग के लिए, तो डेटा प्रिपरेशन का टास्क बना दिया, मुझे इसको टेस्ट भी करना है, टेस्ट बना दिया, टेस्ट प्लान बनाना है, कभी डॉक्यूमेंट बनाना है, उसको भी डिस्क्रिप्शन कर दिया। ठीक है। तो अपने टास्क डिजाइन करता है, और टेस्ट सिनेरियोज ढूंढता है कि मुझे क्या क्या चीजें इसमें टेस्ट करनी है, ठीक है, और अपने स्केच बनाता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंट सेटअप। एनवायरनमेंट सेटअप मीन्स कि एक QA अपने रिसोर्सेज जो उसको चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, उसका लैपटॉप में अगर रैम इंक्रीज करवानी है, या कोई ब्राउजर है जो पुराने प्रोजेक्ट में नहीं था इस प्रोजेक्ट में चाहिए, वो सेटअप कराना है, कुछ डेटा रेडी करना है, सपोज
आपको पता लगेगा कि मुझे तो पेमेंट करनी है, तो मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड की डिटेल होनी चाहिए टेस्ट केस में, तो वो पहले से लेके रख के रखनी है अपने पास टेस्ट केस में। मतलब जो भी चीज आपको चाहिए, चाहे हार्डवेयर चाहिए, चाहे सॉफ्टवेयर चाहिए, चाहे आपको कोई डेटा चाहिए, वो पहले से प्रिपेयर करके रखना है। इट्स कॉल्ड इन्वायरमेंट सेटअप। ताकि जिस दिन आप टेस्ट केस, जिस दिन बिल्ड आएगी, आप टेस्ट एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करोगे, उस दिन आप कंप्लेन नहीं करो कि मेरे पास यार ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि उसमें बिल्ड डिले होगी, डिलीवरी में देर आएगी। तो पहले से रेडी रखना होता है कि मुझे अपने टेस्ट प्लान करने हैं, ये रिक्वायरमेंट आएगी, ऐसे ऐसे टेस्ट केस बनेंगे, ठीक है, और मुझे उन टेस्ट केस का डेटा रेडी रखना है। क्लियर? फिर आता है टेस्ट केस एग्जीक्यूशन, कि मुझे टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करना है। क्लियर? वो टेस्ट केस जो उसने टेस्ट प्लान में रखे थे अपने। क्लियर? टेस्ट एग्जीक्यूट करते टाइम उसको बहुत सारे डिफेक्ट मिलेंगे। ठीक है, डिफेक्ट को लॉग करना बोलते हैं। लॉग करना मतलब रिपोर्ट करना कि ये डिफेक्ट आया, उस रिपोर्टिंग को हम लॉगिंग बोलते हैं। डिफेक्ट लॉगिंग का प्रोसेस होता है, अब इस पे आएंगे। फिर टेस्ट साइकिल क्लोजर। क्लोजर मतलब कि आपने कितना प्लान किया था, क्या डेटा लिखा था, कितने टेस्ट केस चलाए थे, कितने पास हुए, कितने फेल हुए, जो फेल हुए उनको रीटेस्ट किया गया, वो सारा जो काम करते हो सारा डॉक्यूमेंट रहता है। जो भी चीज आप करते हो वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट रहती है। ताने क्लियर है आपको यहाँ तक? ठीक है। मतलब दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट साइकिल क्लोजर, कि आप फाइनल रिपोर्टिंग देते हो, अपने उस स्प्रिंट को क्लोज करते हो। स्प्रिंट का मतलब 14 दिन का टाइम फ्रेम होता है। हाँ, वो कंप्लीट कंप्लीट डिपेंड करता है, कोई 14 का लेता है, 2 हफ्ते की स्प्रिंट लेता है, कोई 1 हफ्ते की, कोई वीक की भी। तो स्टैंडर्ड 2 वीक्स की अभी आगे डिस्कस करेंगे एजाइल में। 2 वीक्स की स्प्रिंट होती है, तो आपने जितना भी काम किया है, जो भी काम किया, यूजर स्टोरी कंप्लीट किया, उसको क्लोज करना। ये प्रोसेस क्या है आपका? टेस्टिंग लाइफ साइकिल, ये रोल है, ये 6 रोल्स हैं जो आपको करने हैं। पहला, डिफेक्ट लॉगिंग मीन्स आपको कोई डिफेक्ट मिला, अब वो किस ब्राउजर पे मिला, आपने कौन सी बिल्ड पे चेक की थी, कौन सा डेटा यूज किया, कौन सा टेस्ट केस का कौन सा सिनेरियो चलाया, तो वो सब लिख के बताना होता है, ताकि जो डेवलपर है वो उसको रेप्लिकेट कर पाए। आप ऐसे नहीं कह दो कि मेरे को डिफेक्ट आया यहाँ पे, ये तुम देख लो, ऐसा नहीं होता। वो उसको ढूंढ ही नहीं पाएगा आपने कौन कौन से स्टेप्स किए। ठीक है। और हाँ, एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना होता है, एक रिपोर्ट फाइल करनी होती है। ठीक है, कि ये प्रायोरिटी क्या है इस डिफेक्ट की, ठीक है, ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसको पहले करना है, बाद में करना है, यूजिबिलिटी डिफेक्ट है, वैसे तो वो रोल एक टेस्टर का होता है। हाँ, वो उसके स्टेप्स होते हैं रेप्लिकेट करने के। कहाँ पे स्क्रीनशॉट है, कभी कभी वीडियो रिकॉर्डिंग भी देनी पड़ती है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक सिस्टम पे आ रहा है, दूसरे सिस्टम पे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप बताते हो कि सम सिनेरियोस में इससे डिफेक्ट आ रहे हैं, तो वो सब आपको बता के रिपोर्ट करना होता है, कि दूसरा बंदा उसको इजीली रेप्लिकेट कर ले, अंडरस्टैंड कर ले, क्योंकि उसको सही करना है। अगर वो उसको रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा तो वो ठीक नहीं कर पाएगा अपने एंड पे। इतना क्लियर है? तो ये आपके रोल है। पहला रोल क्या है? यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट। टेस्ट प्लान क्रिएशन में टेस्ट केस बनाने, टेस्ट सिनेरियोस ढूंढने हैं। ठीक है। नेक्स्ट, नहीं, देखो, दो इसमें दो डॉक्यूमेंट होते हैं। एक होता है टेस्ट प्लान, जिसको हम पूरा, ये एक फेज है, ये पूरा एक फेज है, टेस्ट प्लान क्रिएशन। इसमें जो मैनेजर होता है वो आपको एक ओवरऑल प्लान बना के देता है। ठीक है, कि किस टेस्टर को किस मॉड्यूल पे काम करना है, कितना काम करना है, क्या डेडलाइन है, वो एक प्लान रेडी करते हैं। ठीक है, आप उसी प्लान के अकॉर्डिंग अपने टेस्ट के टेस्ट सिनेरियोज बनाते हैं। क्लियर? तो टेस्ट प्लान बनाने फिर एक टेस्ट प्लान का फेज है, इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट है। एक आपका हो गया टेस्ट प्लान हो गया, ठीक है, एक टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट होता है, टेस्ट सिनेरियोस, टेस्ट केस हो गए, ठीक है, आरटीएम हो गए, रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स। तो उसके जो टेम्पलेट्स हैं कि हम कैसा बनाएंगे और टेस्ट प्लान हमारा क्या होना चाहिए, वो मैनेजर काम करता है। ठीक है, आपका रोल क्या है? जो आपको यूजर स्टोरी मिली है, उस यूजर स्टोरी के टेस्ट सिनेरियोस ढूंढना, टेस्ट केस लिखना, आरटीएम्स में एंट्री करना, फिर उनको पास करना, एग्जीक्यूट करना, डिफेक्ट आए तो लॉक करना, रीटेस्ट करना।
तो ओवरऑल प्लान कि किसको क्या काम करना है वो मैनेजर असाइन करेगा। कौन कौन से मॉड्यूल हैं, कौन कौन से सिनेरियोस हैं, वो सारी चीजें। आरटीएम, आरटीएम मतलब रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स होती है, आगे डिस्कस करेंगे हम। ठीक है। जैसे इन, नहीं आरटीएम का मैं आपको एक टेम्पलेट दूंगा, उसमें जस्ट आपको एंट्री करनी होती है। इट्स जस्ट अ डॉक्यूमेंट। आरटीएम का मतलब होता है कि आपने एक मॉड्यूल के 15-20 टेस्ट केस लिखे। ठीक है। और ऐसे मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं। ठीक है। तो आप उनको कहाँ पे रखते हो, जैसे कहाँ पे रखते हो मीन्स कि अगर आपको कल फिर से ढूंढना है या मैनेजर को ढूंढना है कि यार इसके रिलेटेड टेस्ट केस कहाँ है। ठीक है। तो कैसे ढूंढेगा, तो उसके लिए इंडेक्सिंग की जाती है। आरटीएम इस पर इंडेक्सिंग, जैसे बुक है, मैं आपको एक बुक दूंगा और उसमें इंडेक्स फाड़ दूं, तो ना आपको टॉपिक मिलेंगे ना आपको चैप्टर मिलेगा कि यार ये चैप्टर कहाँ है, ये चैप्टर कहाँ है। तो वो इंडेक्सिंग इसलिए बनाई जाती है आरटीएम में कि ये मॉड्यूल थे, इसके सब मॉड्यूल ये हैं और इससे रिलेटेड टेस्ट केस की आईडी ये है, तो मुझे उस टेस्ट केस की आईडी मिल जाती है, उस टेस्ट केस से वो आईडी लिंक होती है, मैं क्लिक करूंगा मैं उस टेस्ट केस पे पहुंच गया। तो जो जो टेस्ट केस बनते रहते हैं हम आरटीएम में एंट्री करते रहते हैं, तो एक फ्लो चार्ट, एक आपको डैशबोर्ड सा मिल जाता है कि कितने मॉड्यूल के कितने टेस्ट केस लिखे जा चुके हैं, कितने पास हो गए, कितने फेल हो गए। क्लियर है। वो सॉफ्टवेयर के थ्रू जो हम जीरा यूज करते हैं उसके थ्रू लिंक हो जाते हैं। ठीक है। एजाइल, हम लोग एजाइल यूज करते हैं तो एजाइल में लिंक हो जाते हैं कि आपने मॉड्यूल ओपन किया, मॉड्यूल के अंदर सब मॉड्यूल्स है, सब मॉड्यूल के अंदर टेस्ट केस है, टेस्ट केस की आप एंट्री करते जा रहे हो, अरेंज करते जा रहे हो। क्लियर है। हाँ बेसिकली आईडीज मेंशन होती है, आप आईडी को क्लिक करोगे वो पूरा टेस्ट केस खुल जाएगा। ठीक है। मैं आपको एक एक्सेल में करके दिखाऊंगा, सॉफ्टवेयर में तो नहीं, लेकिन एक्सेल में आपको एक सेटअप करके दिखाऊंगा कि कैसे वो एंट्रीज होती है, तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा हाँ मेरे टेस्ट केस यहाँ पे है, मेरा आरटीएम यहाँ पे है, तो ये मेरे लिए इजी हो गया। तो आपको एक प्रोसेस समझ में आ गया, अच्छा इंडस्ट्री में आरटीएम होता है, मुझे वहां जाके आरटीएम मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास वो सॉफ्टवेयर नहीं है क्योंकि वो सारे बिजनेस सॉफ्टवेयर हैं, वो परचेज होते हैं, लाइसेंस होते हैं, कंपनी में होता है और उसको बैकएंड में पहले सेटअप किया जाता है। ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो आरटीएम का प्रोसेस होता है जो आपको इंडस्ट्री में जाके मिलेगा, तो इंडस्ट्री में जाके ऐसा ना लगे यार आरटीएम ये क्या होता है। तो आरटीएम का प्रोसेस को आपको समझना, अच्छा आरटीएम बनी है, मुझे आरटीएम एंट्री करनी है, इसका यूजफुल ये है, मैपिंग होगी बेसिकली। से इंडेक्सिंग पेज समझ लो कि फर्स्ट पेज में आपको बता दिया चैप्टर ये है, इस पेज पे है, और चैप्टर में जब आप खोलोगे, अच्छा ये मॉड्यूल खुल गया, इस चैप्टर में ये टॉपिक लिखे हुए, ये यहाँ पाए, तो आप फटाफट उस पेज में चले जाओगे। जैसे डिश, नहीं एक्सेल में भी बनाते हैं, कुछ छोटी इंडस्ट्री जो एक्सेल का यूज करती है वो एक्सेल में ही बनाती हैं। ठीक है। और कुछ इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर का यूज करती हैं, जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वहां पे एक्सेल काम करना बंद, मतलब बहुत फिजिबल नहीं होता एक्सेल में काम करना, हाँ तो वहां पे टूल्स का यूज किया जाता है। टूल्स कौन सा, जीरा हो गया आपका और एजाइल सेंटर रैली हो गया एक। ठीक है। तो दो टूल्स ज्यादातर यूज होते हैं, बाकी कोई बड़ी कंपनीज है वो अपना टूल बना लेती है इस तरह के छोटे मोटे काम करने के लिए, तो वो भी यूज होते हैं। तो आपको प्रोसेस समझना है, टूल्स नहीं समझना है, टूल्स इज अ सेकेंडरी थिंग। तो हो सकता है आप कोई एक टूल पकड़े और दूसरी इंडस्ट्री में दूसरा टूल यूज होता हो, तो उस प्रोसेस को पकड़ना है कि वो आरटीएम का प्रोसेस बनता है, यहाँ पे ऐसा होता है, किसी कंपनी में हो सकता है दूसरा होता हो। क्लियर। हम्म। मैं जीरा पे दिखाऊंगा आपको। लास्ट फेज होगा जब हम सब कुछ समझ लेंगे ना, टेस्ट केस लिखना समझ लेंगे, पहले एक्सेल में समझेंगे, फिर उस टेस्ट केस को कैसे जीरा पे ले जाते हैं, कैसे अपलोड होते हैं, कैसे टेस्ट केस बनते हैं, वो सब हम उस पर सीखेंगे। ठीक है। इतना क्लियर हो गया। दिस इज कॉल्ड एसटी सेल्स, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, टेस्ट प्लान क्रिएशन, environment setup, test case execution, defect logging और टेस्ट ट्रैकिंग फ्लो। ठीक है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। आई थिंक इसमें कोई अब डाउट नहीं। ठीक है। अब नेक्स्ट मॉडल्स हैं, जैसे मैंने एसडीएलसी की बात करी, तो कुछ प्री डिफाइंड मॉडल्स हैं कि अगर हम ऐसे काम करेंगे तो अच्छा काम होगा। बहुत सारे मॉडल्स हैं, तीन चार पिक कर रखे हैं मैंने। ठीक है। कुछ पुराने हैं, पहले यूज होते थे, वो इम्प्रूव होके उनके अलग अलग वर्जन बन गए, अलग अलग नाम दे दिए गए। ठीक है। पहला मॉडल है दैट इज कॉल्ड
वाटरफॉल मॉडल। तो सबसे स्टार्टिंग में आया था, ठीक है? बहुत सारे एडवांटेज थे, डिसएडवांटेज थे। अपने अपने टाइम के हिसाब से सब अच्छे थे, ठीक है? आजकल जो हम एजाइल बोलते हैं, वो एजाइल एक वर्किंग मॉडल ही है। एजाइल एक मेथोलॉजी है, काम करने का तरीका। एजाइल कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपको बताता है कि काम करना कैसे होता है, ठीक है? पहला मॉडल है वाटरफॉल मॉडल। तो वाटरफॉल मॉडल को समझने के लिए आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझना है। इस पिक्चर को दिमाग में रखना, अभी आपको 2-3 मॉडल क्लियर हो जाएँगे। ये वाटरफॉल ऐसे बना हुआ है, कि यहाँ से नाम आएगा, ठीक है? अब इस मॉडल से क्या समझ में आ रहा है कि पानी एक बार नीचे आ गया, तो वापस नहीं जा सकता। यही कॉन्सेप्ट है पूरे वाटरफॉल का और यहीं से इसका नेम लिया गया है। इसको वाटरफॉल मॉडल यहीं से लिया गया है। मतलब इसमें जो फेजेज़ हैं, जो हमने फेज़ पढ़े हैं, वो सब इन मॉडल्स में होंगे, लेकिन वो अलग-अलग तरीके से होंगे। ठीक है? तो वाटरफॉल बहुत सिम्प्लीफाइड मॉडल है। इसके जो फेजेज़ हैं, वो इस तरीके से हैं। हुँ। हाँ, ये जब मॉडल स्टार्टिंग में बना था, तब हमारी अप्रोच थी कि हम रिक्वायरमेंट लेंगे, पूरी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करेंगे, फिर डिज़ाइन करेंगे, फिर उसमें जाएँगे। अपने टाइम में काफ़ी फेमस था। लेकिन अभी भी अगर बहुत छोटे प्रोजेक्ट हैं, सपोज़ मुझे ड्यूकेट के लिए एक 4 पेज की वेबसाइट बनानी है, तो मैं एजाइल को फॉलो नहीं करूँगा, ठीक है? तो मैं पूरी रिक्वायरमेंट ले लूँगा, फिर दूसरे फेज़ में जाऊँगा। तो छोटे प्रोजेक्ट के लिए आज भी ये अच्छी मॉडल है। लेकिन आजकल के प्रोजेक्ट हैं, बहुत क्लाइंट प्रोजेक्ट हैं, बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट फिक्स नहीं होती है। आगे समझेंगे उसके लिए क्या मॉडल है। रिक्वायरमेंट कलेक्शन हो गई, हम सेकंड फेज़ में गए फिज़िबिलिटी स्टडीज़ कि हम जो मॉडल बनाना चाह रहे हैं फ़ीज़िबल है, टाइम से डिलीवर हो सकता है, एथिकल मॉडल है, ठीक है? नेक्स्ट उसका डिज़ाइन करते हैं, कोडिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, मेंटेन करते हैं। वो सारे फेज़ हैं इसमें। अब ये फेज़ इस तरीके से डिवाइड है कि हम एक फेज़ को कंप्लीट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? जब ये मॉडल चलते थे ना, जैसे डिज़ाइनिंग टीम है, उसने काम कंप्लीट कर लिया तो कोडिंग टीम के पास आ गया। कोडिंग टीम ने काम खत्म कर लिया, फिर टेस्टिंग स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे कोडर और टेस्टर अलग नहीं होते थे, सेम ही होते थे पहले। जो कोडिंग करते थे, कोडिंग खत्म हो गई, अब वो टेस्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो इसके कुछ एडवांटेज, डिसएडवांटेज लिखे गए। रिक्वायरमेंट शुड बी क्लियर। पहले ही फेज़ में रिक्वायरमेंट बहुत क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? इसका जो डिसएडवांटेज था, नो पैरेलल डिलीवरी व्हिच मीन्स दैट 2 टीम्स कैन नॉट वर्क टुगेदर। मतलब ये काम करके कोई डिलीवर नहीं कर रही है, ठीक है? जब तक ये कंप्लीट पूरा नहीं हो जाएगा, टेस्टिंग टीम कैन नॉट वर्क। तो इस मॉडल में बहुत सारे और की टेस्टिंग टीम अभी टेस्टर काम कर पा रहे हैं, ठीक है? जब वो काम फेज़ कंप्लीट हो रहा है। तो टेस्टर भी कौन है? वो ही डेवलपर है, वही टेस्टर है, ठीक है? इस मॉडल को इम्प्रूव करके स्पाइरल मॉडल आया कि हम पूरा प्रोजेक्ट एक साथ नहीं देंगे, एक-एक मॉड्यूल बना के आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है? जैसे इन्हें एक बिज़नेस रिक्वायरमेंट ली, आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया, उसकी एक बिल्ड दे दी, उसको टेस्ट किया, प्रोसेस किया। स्टेप सब यही हो रहे थे, स्टेप सारे यही हो रहे थे, लेकिन एक-एक मॉड्यूल में। हाँ, एक-एक मॉडल। हाँ, वाटरफॉल अलग-अलग है। हाँ, वाटरफॉल को ही इम्प्रूव करके स्पाइरल को बनाया गया। वाटरफॉल में तो पूरा सारे क्लास की रिकॉर्डिंग्स होती हैं, सारी क्लास की रिकॉर्डिंग्स। मैं आपको भेज दूँगा, आपने शायद ग्रुप लेट जॉइन किया है, मैंने ग्रुप में भेजा था, मैं दोबारा से उसमें सेंड कर दूँ, ठीक है? ओके, क्लियर? वाटरफॉल मॉडल क्लियर है आपको? पता नहीं, मैं आपके रेफरेंस के लिए फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, आपने शायद ग्रुप लेट जॉइन किया, ठीक है? वाटरफॉल मॉडल क्लियर था, वाटरफॉल से हम स्पाइरल में आए। स्पाइरल में हमने कोशिश की हम एक-एक मॉडल करके डिलीवर करें, कि क्लाइंट का फीडबैक मिल जाए, क्लियर? क्लाइंट का फीडबैक मिल जाए, उससे क्या होगा कि हम वो चेंजेस को नेक्स्ट मॉडल में भेज सकते हैं। बट स्पाइरल मॉडल भी वाटरफॉल मॉडल से बना था। यहाँ पे भी पूरा जो मॉड्यूल बन रहा था, वो एक-एक फेज़ के बाद बन रहा था।
कि डेवलपर ही काम खत्म करके कोडिंग कर रहे थे, कोडिंग खत्म करके टेस्टिंग कर रहे थे, फिर वो मॉडल को डिलीवर कर रहे थे। तो मॉडल बनने में 3 महीने लग रहे हैं, 4 महीने लग रहे हैं, 5 महीने लग रहे हैं, तो मॉडल कंप्लीट होके फिर जाता था। वाटरफॉल मॉडल अगर 2 साल का प्रोजेक्ट है, तो 2 साल बनने के बाद क्लाइंट देख पा रहा है। फिर फिर एक और मॉडल को बोला गया कि क्लाइंट को पहले दिखाओ कि ये बन क्या रहा है। तो प्रोटोटाइप बनाना स्टार्ट किए गए, सॉफ्टवेयर के डमी प्रोटोटाइप्स बनाना स्टार्ट किए गए। ठीक है, ये मॉडल भी ज़्यादा नहीं चला, क्योंकि प्रोटोटाइप बिल्कुल रेप्लिकेट करना, उसको बनाना में भी टाइम लगता था। प्रोटोटाइप में भी चेंजेस आ रहे हैं, दोबारा से चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है? तो उसको भी थोड़ा-सा रिजेक्ट किया गया। ठीक है? इसके भी एडवांटेज नहीं, नहीं, इसमें टेस्टिंग आ गई थी। प्रोटोटाइप मॉडल में ये प्रोटोटाइप मॉडल में भी डेवलपर अलग आ गए थे। इसमें पहले लो लेवल डिज़ाइन बनता था, फिर हाई लेवल डिज़ाइन बनता था। ठीक है? आर्किटेक्चर बनता था, और इसमें जो बेसिकली फंडामेंटल इसका था कि हम पूरा प्रोजेक्ट ना बना के एक प्रोटोटाइप बना के 2-3 महीने में एक प्रोटोटाइप बनाएँ, एक आइडिया दे दें डेवलप वो क्लाइंट को कि हम बना क्या रहे हैं। ठीक है? लेकिन वो क्लाइंट हाँ, फिर प्रोटोटाइप की टेस्टिंग, क्लाइंट से कस्टमर फीडबैक लिया जाता था कि जो चेंजेस हैं भाई पहले बता दो, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत आती है चेक करने में। 3 साल 4 साल का प्रोजेक्ट है, 2 साल का प्रोजेक्ट है, आप बाद में फीडबैक दोगे तो फिर बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे। प्रोटोटाइप बनने में नहीं, प्रोटोटाइप तो हमारे इंडस्ट्री में बन रहा है कि हमने प्रोटोटाइप बना लिया। जो भी कुछ बनाते हैं क्लाइंट से जाने से पहले तो वो टेस्ट होता ही होता है। ठीक है? सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग तो होती थी, प्रोटोटाइप की भी टेस्टिंग होती थी। प्रोटोटाइप को बनाने में टाइम लगता था। बिल्कुल एग्ज़ैक्ट डिज़ाइन सॉफ्टवेयर में बनाना बड़ा मुश्किल होता है। हाई हार्डवेयर आर्किटेक्चर तो आप बना के दिखा सकते हो, लेकिन एक सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर बनाना और फिर सॉफ्टवेयर को एक डमी डिज़ाइन करना और उसके ऊपर इंटरफ़ेस पे काम करना उतना आसान नहीं होता है। ठीक है? फिर एक मॉडल और आया, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। ठीक है? इसमें क्या होता था कि क्लाइंट को हम हर चीज़ के इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दिए कि भैया हमने एसआरएस बनाया, इसको एसआरएस को वेरीफाई करो कि ये ठीक है या नहीं है। एसआरएस से एक और वर्ड आ गया इसमें, पहले कस्टमर की रिक्वायरमेंट ली, ठीक है? उसका प्रॉपर एसआरएस बनाया, फीडबैक लिया, फिर डिज़ाइन बनाया, फिर फीडबैक लिया, फिर एक स्टेज और आगे गए, डिज़ाइन किया या टेस्ट केस बनाया, फीडबैक लिया। तो इसमें क्या हो रहा है कि बार-बार हर स्टेप पे फीडबैक लिए जा रहे हैं। क्लाइंट रिस्पॉन्ड करने में भी टाइम लेता है कि आज उसको भेजा, वो 4 दिन पढ़ेगा, फिर रिस्पॉन्ड करेगा, फिर चेंजेस आएँगे, फिर तो हर एक फेज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लगने लगा। क्लियर है? तो ये मॉडल भी ज़्यादा वर्किंग नहीं आया। फिर फिर जो अल्टीमेट मॉडल हम यूज़ करने लगे, उसे बोलते हैं हम एजाइल। ये एजाइल बाकी सारे मॉडल का कॉम्बिनेशन टाइप का है कि सबके जो डिमेरिट्स थे, वो यहाँ पे इम्प्रूव करने की कोशिश की गई। एजाइल का मतलब भी फ्लेक्सिबिलिटी, कि ये मॉडल आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ठीक है? एक ओवरऑल सिनेरियो समझते हैं। सपोज़ मेरा पूरा डिटेल में बाद में समझेंगे, पूरी इसकी एक उस पे अलग से स्लाइड है कि मेरा जो मॉडल है, सपोज़ मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आया, ठीक है? 3 साल का, ठीक है? हमारे पास एक क्लाइंट आया, उसने बात करी कि हमें ये प्रोजेक्ट बनाना है। इसको आपको ध्यान से समझना है और इसको डेप्थ में समझना है। जो क्लाइंट आज कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, ठीक है? और वो 3 साल बाद लॉन्च होगा, 3 साल बाद तो खेल ही बदल जाता है आजकल। सॉफ्टवेयर का इंटरफ़ेस चेंज हो जाता है, टेक्नोलॉजी बदलने लगी है, ठीक है? तो 3 साल का कमिट नहीं होता आजकल कि हम इसको कुछ इनिशियल मंथ में लॉन्च करेंगे, ठीक है? पूरा मॉड्यूल तक का वेट करेंगे ही नहीं। पहले तो रिक्वायरमेंट ये होती है, ठीक है? और डे 1 पे क्लाइंट के पास सारी रिक्वायरमेंट नहीं होती कि मुझे चाहिए क्या? जब वो सॉफ्टवेयर बनता है तब उसके दिमाग में आता है, अच्छा इसमें ऐसा हो जाएगा, तो भी अच्छा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो भी अच्छा हो जाएगा। जैसे व्हाट्सएप ही है। व्हाट्सएप अगर 5 साल पहले देखें तो उसका पूरा इंटरफ़ेस चेंज था। इतने सारे ऑप्शन थे ही नहीं। पहले एक बेसिक मॉडल आया, फिर वो एनहांस करते गए अपने सॉफ्टवेयर को। वो होती है फ्लेक्सिबिलिटी कि कीप ऑन चेंजिंग एज़ पर द रिक्वायरमेंट। अभी मैंने कोई नया मॉडल बनाया उसमें, ठीक है? जैसे आजकल कम्युनिटी का आ गया है, कुछ टाइम पहले से कम्युनिटी का आने लगा है, ठीक है? तो वो चलेगा, नहीं चलेगा तो वो हटा देंगे। फ्रीक्वेंट चेंजेस सॉफ्टवेयर में आजकल होते रहते हैं। ट्रेंड के हिसाब से चीज़ें बनती रहती हैं और हटती रहती हैं। जो पुरानी नहीं यूज़ हो रही हैं, वो
व्हाट्सएप हटाता रहता है, फेसबुक हटाता, फेसबुक का इंटरफेस देखो 10 साल पहले कैसा था, आज कितना अपडेट हो गया है। बहुत सारे ऑप्शन पहले आते थे, अब नहीं आते, अब कुछ नए ऑप्शन आ गए हैं। क्लियर है। एजाइल आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। एजाइल का ओवरऑल सिनेरियो कि आप किसी भी प्रोजेक्ट को, जैसे 2 साल का आपने मान लिया कि एक प्रोजेक्ट में 2 साल लगेंगे, तो ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो आइट्रेशन में। ठीक है, इसको बोलते हैं हम या तो रिलीज। और रिलीज हम कहते हैं कि एक क्वार्टर की रिलीज या 4 मंथ्स की, 3 मंथ्स की, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। एक रिलीज मतलब एक अच्छा कोड, एक प्रिपेयर कोड, एक बल्क में कोड, या एक फीचर, या एक मॉड्यूल भी बोल सकते हैं, उसको हम डिलीवर करेंगे। जैसे मैं आज सोच रहा हूँ कि मैं व्हाट्सएप की जगह व्हाट्स हाई करके एक सॉफ्टवेयर बना दूं, वो भी व्हाट्सएप जैसे ही होगा। आप उसमें चैटिंग कर सकते हो, ईमेल भी भेज सकते हो, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हो, उसमें रील्स बना के भेज भी सकते हो। ठीक है, तो मैं सारे मॉड्यूल एक साथ नहीं बनाऊंगा, तो मैं कह रहा हूँ कि पहले मेरा चैट ऑप्शन खुल जाए उसमें। ठीक, क्लियर। तो वो चैट ऑप्शन के साथ पहले हम एक आर्किटेक्चर डेवलप करेंगे सॉफ्टवेयर का, बैकएंड पे फ्रंट एंड डिजाइन करेंगे। ठीक है, फ्रंट एंड भी हमने सोचा था ऐसा है, जब लेकिन यूज करने गए तो अच्छा नहीं लग रहा, तो उसको भी चेंज करा सकते हैं। ठीक है? और एक चैट ऑप्शन के साथ उसको लाइव कर देंगे कि अब भाई कितना स्टेबल चल रहा है, लोग देख रहे हैं, इंटरफेस को पसंद कर रहे हैं, फिर हम उसमें धीरे 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 करके फीचर्स बढ़ा देंगे। ये चीज क्लियर है। ठीक है, तो ये 2 साल का प्रोजेक्ट हमने कितने डिवाइड किया, क्वार्टरली डिवाइड कर लिया 3 महीने में। ठीक है, 3 महीने में हम ये काम करेंगे, एक मॉड्यूल करेंगे। हाँ, क्लाइंट को डिलीवर करेंगे, क्लाइंट फीडबैक दे सकता है, अगले मॉड्यूल में इंप्रूवमेंट जाएंगे उसके। तो एक मॉड्यूल बन गया, उसको हम बोलते हैं क्या, रिलीज। ठीक है, तो रिलीज होना है कोड, सर्वर पे जाएगा, लाइव होगा, लोग देख। ठीक है, हमारा टेस्टिंग का, डेवलपमेंट का सारा प्रोसेस हो गया। रिलीज में भी हम उस रिलीज को ब्रेक डाउन करते हैं। रिलीज हो गई 3 महीने की, 3 महीने के बाद देखेंगे देखेंगे किसने क्या किया, 3 महीने के काम को भी हम 2-2 वीक के काम में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 3 महीने काम है, 12 स्प्रिंट कम से कम आती है, 11 आती है, कभी 0 स्प्रिंट होती है तो 11 आती है, कभी 10 स्प्रिंट का होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है टाइम पे, टाइम लाइन्स होती है जो हमने प्लान बताया था ना। प्लान में ये होता है कि हम किस तरह में कितनी रिलीज करेंगे। वो रिलीज होती है फीचर के हिसाब से, कि कोई मॉड्यूल है वो 10 हफ्ते में ही खत्म हो जाएगा, तो वहां पे उतना ही मॉडल है वो। जो हम 8 में कर रहे हैं या फिर वो 15 का ले रहा है, तो वो आगे पीछे टाइम फ्रेम हो जाता है। हम 3 महीने के काम से अपने मॉड्यूल में ब्रेक करके हमने कहा कि पहले 2 हफ्ते में ये काम होगा, फिर 2 हफ्ते में, फिर 2 हफ्ते में, फिर 2 हफ्ते में, 2 हफ्ते में। क्लियर है, तो हम किस पे आ गए, स्प्रिंट पे आ गए। 0 स्प्रिंट ज्यादातर 6 दिन की होती है, जिसमें रिक्वायरमेंट पे बहुत ज्यादा काम किया जाता है। 0 स्प्रिंट से स्टार्ट होता है, 1 से नहीं। 0 स्प्रिंट के अंदर मल्टीपल टीमें काम कर रही हैं, वो मिलती हैं, बात करती हैं एक दूसरे से, जो भी अपने आइडियाज हैं शेयर करती हैं कि अच्छा आपने बताया इसमें ये कंफ्यूजन हो सकता है, या पहले आप ये काम करके मुझे दोगे तभी मैं इसके आगे काम को बढ़ा पाऊंगा। डिपेंडेंसीज रिजॉल्व की जाती है, दिस फॉर डिपेंडेंसीज, कि भाई मैं तो तभी बना पाऊंगा ना जब आप लॉगिन करके मुझे दोगे, तभी मैं उस आगे पेज को बना पाऊंगा। तो कहते हैं आप आर्किटेक्चर बना के रखो, जिस दिन हम कोड देंगे फिर आप मर्ज करके उसको चला। तो वो टाइमलाइन फिक्स हो जाती है, इंटरनल टीम्स के अंदर डिस्कशन होता है, टाइमलाइन फिक्स हो जाती है कि 3 महीने में ये काम जाएगा, आप मेरे को इस तारीख को तक दो दोगे, मैं उसके बाद अपने कोड को इसमें इन्वॉल्व करूंगा, फिर आगे इसको हम प्लानिंग करेंगे। तो वो सारा डिस्कशन, टीम प्लानिंग जिसको हम बोलते हैं, स्प्रिंट प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है? तो स्प्रिंट प्लानिंग की जाती है, हर स्प्रिंट प्लान करके कि इस स्प्रिंट में ये टास्क बना के हमने रख दिए। तो 2 वीक का काम है, सब टीमें अपने अपने काम में लग गई। तो जो आपका टेक्निकल लीड होगा, और एक होता है स्क्रम मास्टर जो सारे इस एजाइल प्रोसेस को रन करता है। ठीक है, तो आपकी जो स्प्रिंट होगी, स्प्रिंट के अंदर भी आपका काम डेली बेस पे आपको ब्रेक करके दिया जाएगा। कि आपने कोई यूजर स्टोरी दे दी, तो आपको 2-3 यूजर स्टोरी दे दी, ये आपका काम 3 दिन का चलेगा, ये 4 दिन का चलेगा। उसमें भी आपके टास्क बना दिए छोटे छोटे, कि आपका 3 घंटे का काम है, 4 घंटे का काम है। जैसे मेरे को एक मॉड्यूल, एक फीचर टेस्ट करने को दे दिया, तो मेरा काम क्या है उसमें, पहले मैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस करूं, टेस्ट क्रिएट करूं, इन्वायरमेंट सेटअप करूं, डेटा प्रिपेयर करूं। ठीक है, उसको टेक्स्ट एग्जीक्यूट करूं, डिफेक्ट लॉक करूं। तो मैं छोटे छोटे टास्क हो गए जो मैं नेक्स्ट 3 दिन में करने वाला हूँ, 3 दिन के अंदर इनको कंप्लीट करूंगा। क्लियर। तो उन टास्क के आवर्स हम दे देते हैं, यार इसको करने में 3 घंटा लगेगा, 4 घंटा, मैं तीन 3 दिन के काम 6 घंटे के हिसाब से, इंडस्ट्री में जो स्टैंडर्ड होता है 6.5 आवर्स का वर्क होता है। 1.5 घंटे का काम, 2 घंटे का काम वो मीटिंग्स का होता है, कि हम मीटिंग्स करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे।
6.5 घंटे आपको दिखाने होते हैं कि आपने क्या काम किया है। 3 दिन में आपके 18-19 घंटे क्या काम करना है वो आपको दिखाना होता है, वो आपके टास्क बनाते हैं। कंपनी में सबके काम डिफाइन होते हैं कि ये स्प्रिंट आएगी तो इतने टास्क हमारे होंगे, जब ये टास्क खत्म हो जाएंगे तब आपने मतलब टेस्टिंग कर ली है। वो आपके डेली के टास्क होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। डेली के टास्क होते हैं उसको हम बोलते हैं जो हमारी स्क्रम्स मीटिंग होंगी, वो डेली के, हाँ, स्क्रम्स मीटिंग होगी, जो टेक्निकल लीड पूछेगा हमसे कि कल आपने क्या किया था वो बताओ, आप कहीं फंसे हो वो बताओ, आज आप क्या करोगे वो बताओ स्क्रम को। और जो भी आपने काम कर लिया, वो जो टास्क है आप उसको अपडेट करते रहते हैं कि मैं यहाँ पे कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर कहीं आप फंस गए, मैनेजर को बताते उस पर लिख दिया फंस गए और इस पे मुझे रिजोल्यूशन चाहिए, उस टीम से बात करनी है, ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कराओ, वो सब। जब आप टास्क फिनिश करते हो तो एक डैशबोर्ड मैनेजर के पास भी चल रहा होता है कि मेरे पास 150 लोग थे, उनका 15,000 आवर्स का काम था, वो 4,000 काम कर चुके हैं, इतना मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, इतना वो चल रहा है, वो सारा डेटा वो एनालाइज करता रहता है कि जब आप उसको मिनट आर्ली बेसिस पे या 2 आर्ली 3 आर्ली बेसिस पे अपडेट करते रहते हो, तो उसको एंड ऑफ द डे पता रहता है इतना काम हुआ इतना नहीं हुआ। फिर जैसे और भी डिपार्ट कंपनीज में होता है, यहाँ पे टिकट्स बने होते हैं उसके, और टिकट्स को आप अपडेट करते हो। हाँ, वो जीरा के थ्रू ही होता है, आप अपने उस टाइम को कंप्लीट करते हो तो जो एडमिन का पैनल होता है, जो मैनेजर का पैनल होता है, उसमें उसको दिख रहा होता है सारा कि इसका इतना काम कंप्लीट हो गया, ये इस स्प्रिंट पे, वो सबको ऑन होता है। ठीक है, वो पूरी टीम का एक डैशबोर्ड बना के रखते हैं। तो जो जीरा के एडमिन होता है वो सब उसको बना के इंटीग्रेट करके रखता है सॉफ्टवेयर में। कोई आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसमें सारा वो डिजाइन करके रखते हैं, इसको आपको अपडेट करना है। जैसे एक्सेल ही ले लो कि एक्सेल मैंने गूगल ड्राइव पर डाल के शेयर कर दी, तो आप अपना टास्क फिनिश कर दोगे, ठीक है, तो वो दिखाई देगा कि भाई टास्क इसका फिनिश हो गया, सबके साथ शेयर है। हाँ, हाँ, सबके साथ शेयर कर देते हैं। एक मिनट पूछ लो। गो ऑन। नहीं नहीं, इन्वायरमेंट सेटअप डेवलपर अपना करेंगे, टेस्टर अपना करेंगे। टेस्टर अपना डेटा प्रिपेयर करते हैं, अगर आपको टेस्टिंग के लिए कोई डेटा चाहिए तो वो डेटा आपको खुद से प्रिपेयर करना है, या किसी से लेना है। हाँ, किसी से लेना है वो डेटा तो वो लेना है। आपको कोई, हाँ, आपको कोई ब्राउजर सेटअप करवाना है टेस्टिंग के लिए, पहले प्रोजेक्ट में नहीं चाहिए था, आप इस प्रोजेक्ट में चाहिए, दैट इज ऑल्सो डेस्कटॉप। आपकी डेस्कटॉप की रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे तो एक एडिशनल लैपटॉप चाहिए होगा, मुझे डबल स्क्रीन चाहिए होगी, तो वो भी दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंट सेटअप। ठीक है, वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, मुझे क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी, मुझे बैंक डिटेल की जरूरत पड़ेगी इसमें, या मुझे कस्टमर का 100 कस्टमर का डेटा चाहिए होगा, उसको टेस्ट करने के लिए मुझे बैकएंड का डेटा चाहिए होगा, तो मुझे डेवलपर से बात करनी है या फिर उस डीबी से बात करनी है मैनेजर के थ्रू, तो वो सारी चीजें काम करके मुझे रेडी रहना है। स्टैंडर्ड इज ऑफ 2 वीक, बाकी प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है। ठीक है, तो कोई भी चेंज करना चाहे तो वो चेंज कर। स्टैंडर्ड 2 वीक की हो, 2 वीक का मतलब होता है 10 दिन, 5 दिन स्टैंडर्ड वर्किंग होते हैं, तो 10 दिन का हम डिसाइड करके रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टेस्ट केस। हाँ, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा इन्वायरमेंट सेटअप में। सपोज क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि भाई मुझे ओपेरा ब्राउजर पे भी चाहिए टेस्टिंग, आपके डेस्कटॉप में ओपेरा है नहीं है, तो ये आप उस दिन नहीं कहोगे जिस दिन टेस्टिंग करने गए कि भैया मुझे सेटअप कराओ। ये आपको टिकट रेज करना पड़ेगा पहले से ही आईटी डिपार्टमेंट को कि मेरे सेट डेस्कटॉप पे ओपेरा सॉल्व करो। ठीक है, मेरे जो ब्राउजर है वो पुरानी रिलीज का है, मतलब मुझे स्टैंडर्ड करंट ब्राउजर चाहिए। आईटी इंडस्ट्री में जो आपका लैपटॉप होता है वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है, वो आईटी डिपार्टमेंट हैंडल करती है, तो उसमें भी कुछ इंस्टॉलेशन अनइंस्टॉलेशन का प्रोसेस होता है, वो आपको खुद से पहले कराना होता है। इस प्रोजेक्ट में आ रहा है कि कोई प्रोसेसर ज्यादा यूज होने वाला है, यार ये इस लैपटॉप पे मैं टेस्ट नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे हार्डवेयर ही नया चाहिए, तो आप टिकट रेस कर दोगे, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, मैनेजर उसको अप्रूव करेगा, आईटी टीम आपका हार्डवेयर रिपेयर कर देगी। और मीटिंग भी नहीं होती ये, जब आपके पास एसआरएस आ जाता है और उसकी यूजर स्टोरी बन जाती है, आप डिस्कस करते हो, उसी अपने इंटरनल मीटिंग्स में डिस्कस करते हो, तो ऐसे कोई फॉर्मुलर मीटिंग नहीं होती। आप अपने मैनेजर के साथ आपकी डेली मीटिंग होती है, मैंने बोला ना स्क्रम मीटिंग्स होती है, उससे बताते हो सर ये यूजर स्टोरी आई थी,
इसमें दे आर आस्किंग फॉर टेस्टिंग इन ओपेरा ब्राउजर, आई नीड टू इंस्टॉलेशन इन माय सिस्टम, तो कैन आई रेज द टिकट? वो कहता है हाँ टिकट रेज करो। टिकट रेज करोगे वो सिस्टम पे जाएगा, वो मैनेजर अप्रूव करेगा, वो आईटी टीम के पास जाएगा, आईटी टीम आपके सिस्टम को लेगी और उसको अपडेट कर देगी। ठीक है। आपको डेटा चाहिए, सपोज सर आई विल नीड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स इन दिस रिलीज, की मुझे एक डमी क्रेडिट कार्ड की डिटेल चाहिए, इसमें 10,000 बैक हैंड से फ्लैश होना चाहिए ताकि मैं पेमेंट करके देख सकूं, दिस इज माय रिक्वायरमेंट। तो वो आप रिक्वायरमेंट रेस करोगे, जो डीबीए की टीम होगी वो बैक एंड से आपको एक डमी क्रेडिट कार्ड बना के देगी, उसमें 10,000 पाउंड या 10,000 यूरो जितने भी आपको चाहिए उसे डाल के देगी ताकि आप ट्रांजेक्शन कर सको, चेक कर सको। फिर मुझे डैशबोर्ड का भी एक्सेस चाहिए जहाँ पे मैं देख लूँ क्रेडिट कार्ड का पेमेंट वहां से कट गया है नहीं कट गया है, मेरी रिक्वायरमेंट है तो वो भी। दीज आर ऑल कॉल्ड एनवायरमेंट सेटअप्स। ये आपको पहले से ही रेडी करके रखना है, ऐसा नहीं कि जिस दिन आप टेस्टिंग करने लगो उस दिन रेस कर रहे, क्योंकि आप रेस करोगे वो होगा मैनेजर को दूसरी टीम के पास जाएगा, वो वहां से अपने टाइम लेके बनाएगा, वो क्या काम कर रहा है बिजी है, उसका भी क्लॉक साइकिल होता है कि भाई आपको रिक्वायरमेंट आएगी तो मुझे 24 घंटे का टाइम दो, मैं तब इसको रिजॉल्व करूंगा, मेरे अपने भी टास्क हैं। ठीक है। तो एक रिक्वायरमेंट नहीं है उसके पास 200 रिक्वायरमेंट दिन की आ रखी है, वो आपको एडवांस में करके रखना पड़ता है हर टीम को। इट्स कॉल्ड एनवायरमेंट सेटअप। जैसे हम कभी एग्जाम देने जाते हैं ना, तो पहले से रेडी होकर रखते हैं, यार एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो, अपनी ज्योमेट्री जो भी है ज्योमेट्री बॉक्सेस हैं वो रख लो। ठीक है। मुझे कुछ और भी डिटेल चाहिए, वाटर बोतल रेडी करके रख लो, अपनी बैग रेडी करके रख लो। ठीक है, तो वो सारा चीजें कि हम रेडी रहें। हाँ, मेरे पास सारी डिटेल्स होनी चाहिए। चोरी पॉइंट कैपेसिटी के हिसाब से होता है कि वो कितनी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। तो वो कंपनी की डेफिनेशन होती है कि इतना कॉम्प्लेक्स है, वो मैनेजर डिसाइड करता है इतनी कॉम्प्लेक्स है तो इसके पॉइंट्स कितने बनेंगे। वो पॉइंट्स एक्चुअल में आर्स होते हैं बैकएंड पे, कि ये आप इतने आर्स का है, मैंने इसका 3 कॉम्प्लेक्सिटी दे दी तो ये 6 घंटे का टास्क आपको लगेगा। कभी कभी कॉम्प्लेक्स ज्यादा होता है और आर्ट्स भी कम लगते हैं कि उसमें काम कम है, लेकिन उसमें डिजाइन करना बहुत ज्यादा है, सोचने का काम बहुत ज्यादा है, डिपेंडेंसीज ज्यादा है, इसमें हो सकता है आर्ट्स का लगे। आर्ट्स का और कॉम्प्लेक्सिटी का देख के वहाँ पे डिजाइन होता है। तो कोई ऐसा स्टैंडर्ड कोई बेसिक वो नहीं है, बट थोड़ा बहुत एक आप जब काम करते हो तो आपको आइडिया लग जाता है इतने आर्ट्स में मैं इसे करूंगा, इसको 3 पॉइंट देता हूँ, ये 6 घंटे में 7 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, जो भी आपके इंटरनल रूल्स होते हैं उस हिसाब से। ये प्लानिंग के दिन होता है जिस दिन आप फर्स्ट दिन अपने स्प्रिंट के, एक तो होती है जीरो स्प्रिंट जहाँ पे सारे टीम मिलकर प्लान कर रहे होते हैं, फिर आपकी खुद टीम की प्लानिंग होती है, ठीक है, तो उस दिन आप स्प्रिंट के पॉइंट डिफाइन करते हो। ठीक। तो ये एजाइल जो वर्क हम कर रहे हैं ये सब एजाइल का फंडामेंटल्स है कि एजाइल में हम इस तरीके से काम करते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज भी है कुछ एजाइल के। रियलिस्टिक अप्रोच काम करने का सही तरीका है, बट इसमें छोटे प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। छोटी चीजों में, छोटे प्रोजेक्ट में हम इतने प्रोसेस को फॉलो करें, ये प्रोसेस है, प्रोसेस हम फॉलो करते हैं जब हमें कुछ बड़ा काम करना होता है कि वो सिस्टमेटिक वे में हो रहा है। छोटे काम हम फटाफट करके निपटा देते हैं, छोटे प्रोजेक्ट हैं, 20 दिन का प्रोजेक्ट है या फिर 3 महीने का प्रोजेक्ट है, अब उसके लिए हम इतनी प्लानिंग करें, इतने में तो काम खत्म हो जाना है। ठीक है, तो वो छोटे प्रोजेक्ट के लिए काम नहीं आता है। ऐसे प्रोजेक्ट में जिसमें, छोटे प्रोजेक्ट में वाटरफॉल मॉडल का यूज कर लेते हैं, प्रोटोटाइप का यूज कर लेते हैं कि भैया हम छोटा सा डमी प्रोटोटाइप 4 दिन बना के देते हैं, सेकंड पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, वाटर फिर हमारे पास 3 महीने की पूरी रिक्वायरमेंट है, खत्म करो एक एक फेज खत्म करो। एक छोटी सी टीम बनाई, उसी को कोडिंग पकड़ा दी, उसने जाके एक दो टेस्टर डाल दिए, कंप्लीट करो दे दो। ठीक है, मेरे पास एक क्लाइंट आया कि लास्ट में टेस्टिंग करके दे दो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा डिफेक्ट आएंगे नहीं, जितने आएंगे वो इंटरनली पकड़े जाएंगे। एक दो क्यूए उसमें बैठा दो, 5 6 डेवलपर बैठा दो, ठीक है, एक 10 15 लोगों की टीम बना दो, सेपरेट टीम बन जाती है। छोटे प्रोजेक्ट है 3 4 महीने में खत्म करके इसको दे दो। ठीक है। कोई जैसे जैसे कोई स्कूल है आपके पास आ गया कि मुझे एक अपना अपना बेसिक टीचर्स की अटेंडेंस के लिए एप्लीकेशन बनानी है, बना दो, दे दो हमें। ठीक है, तो वो उन्होंने बना दी एप्लीकेशन, उसको टेस्ट कर दी। अब वो एक स्कूल में यूज हो नहीं, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी उसमें है ही नहीं, बहुत ज्यादा कस्टमर है नहीं, 100 150 लोग उसको यूज करेंगे, डेटा बहुत ज्यादा है नहीं, तो आप उसको इजिली बना सकते हो, इजिली टेस्ट कर सकते हो, डिप्लॉय करके दे दो उनको। Clear? करते हैं लेकिन वो प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो जाता है फिर, अगर हाँ प्रोसेस, क्योंकि वहाँ पे साथ साथ टेस्टिंग करने का हमारा ये फायदा होता है कि जो बड़े प्रोजेक्ट है वहाँ पे फीडबैक जल्दी मिल जाता है।
लेकिन अगर छोटे प्रोजेक्ट में बार बार फीडबैक लेने हम जाएंगे क्लाइंट से, तो हमें क्या होगा, हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। मैं एक छोटी सी चीज बना रहा हूँ, भाग रहा हूँ क्लाइंट के पास, ठीक है, लेकिन मेरे को रिक्वायरमेंट पहले से ही क्लियर है। छोटे प्रोजेक्ट में आपके पास रिक्वायरमेंट क्लियर होती है, बड़े प्रोजेक्ट में आपको पता नहीं है कि रिक्वायरमेंट कितनी बड़ी रहेगी, और चेंजेस बहुत ज्यादा आते हैं उसमें। छोटे प्रोजेक्ट में आपको पता है मुझे यही करवाना है, ठीक है? मुझे अगर, हाँ, सपोज मुझे एक, जैसे मुझे कुछ छोटी सी चीज बाय करनी है, मुझे की चेन बाय करनी है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है यार। जाऊंगा मैं किसी मार्केट में ले आऊंगा, क्योंकि मुझे लैपटॉप खरीदना है तो मुझे 2 घंटे बैठ के पहले R&D करनी पड़ेगी, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है भाई, मेरा बजट क्या है, मैं उस हिसाब से बजट भी देखूं, रिक्वायरमेंट भी देखूं, उसके फिजिबल मॉडल भी देखूं, कौन कौन से अपडेटेड मॉडल आ रहे हैं, मार्केट में जाऊं तो देखूं भाई नया अच्छा आ रहा है या कोई पुराना अफोर्ड कर सकता हूँ मैं। वो सब चीजें होता है, जितना छोटा प्रोजेक्ट है, तो फिर मुझे घर बनाना है, और बड़ा प्रोजेक्ट है तो और मेरे को R&D करनी पड़ेगी भाई, दूसरे लोगों से बात करना पड़ेगा, बैंक से बात करना पड़ेगा लोन के लिए, कैश देखना है तो फिर कौन सी FD को ब्रेक करना पड़ेगा, तो वो सारा प्रोसेस होगा। वो एक दिन का खेल नहीं है, उसके लिए 3 महीने 4 महीने तो सोचने में लग जाएंगे, अब बनाऊं नहीं बनाऊं, लूं नहीं लूं, तो वो चीज़ है। जब जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतने ही ज्यादा उसमें टाइम होगा, तो हम उसमें प्रोसेस को फॉलो करेंगे। यही मैं प्रोसेस अब कीचेन के लिए फॉलो करूँ कि मुझे 50 रुपए की एक कीचेन लेनी है, उसके लिए मैं R&D करने बैठूं, ठीक है, तो वो मेरा टाइम वेस्ट है, ठीक है, तो उसमें तो मैं खरीद ही नहीं पाऊंगा, 3 महीने अगर मैं सोचूंगा बैठ कर तो मैं खरीद ही नहीं पाऊंगा। ठीक है? तो जितने छोटे प्रोजेक्ट हैं कॉम्प्लेक्स कम होते हैं, जितने बड़े प्रोजेक्ट होंगे थोड़े कॉम्प्लेक्स ज्यादा होंगे, और उनकी रिक्वायरमेंट बेसिकली बड़े प्रोजेक्ट की जल्दी क्लियर नहीं होती है। ठीक है, जैसे घर बनाने लगे तो मुझे ये भी नहीं पता लगेगा यार उस टाइम 2 महीने बाद क्या उसमें गड़बड़ हो जाएगी, मतलब कोई लेबर चली गई, पता लगा कुछ कंस्ट्रक्शन का, एयर पोल्यूशन का हो गया, कंस्ट्रक्शन बंद हो गया, तो वो मुझे एट ए टाइम ही रिजॉल्व करनी पड़ेगी। तो अगर मैं अच्छे प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ, अच्छे लोगों से कांटेक्ट पहले से बना के रखे हैं, बैंक से डील कर रखी है, सब कर रखा है, तो वो मैं उसको हैंडल कर लूँ। ठीक है, नेक्स्ट। नहीं, 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 एक होता है जो, नहीं, नहीं, छोटे प्रोजेक्ट में एजाइल को हम, एजाइल की ना मैथोलॉजी है पूरी, स्मार्ट की साथ साथ टेस्टिंग करना एजाइल हो जाता है, नहीं, एजाइल की पूरी मैथोलॉजी है, जो स्प्रिंट बनाना, को ब्रेक करना, यूजर स्टोरीज बनाना, उसको पॉइंटर देना, वो सब प्रोसेस एजाइल की बुक में आता है, एजाइल की मैथोलॉजी है, एजाइल का पूरा मैथोलॉजी है, प्रोसेस है। के लिए एक अलग से स्क्रम मास्टर आता है, जो वो पूरे स्क्रम को चलाता है कि टीम मेरी स्क्रम को फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, वो स्क्रम सर्टिफाइड होता है, ठीक है, तो वो स्क्रम मास्टर्स होते हैं, जो प्रोडक्ट ओनर होते हैं, वो उसमें कोर्स करते हैं, सीखते हैं पहले कि टीम को चलाना कैसे है, ठीक है, तो वो पूरा एजाइल होता है, सिर्फ साथ साथ टेस्ट करना इज नॉट एन एजाइल, ठीक है। हाँ, रेगुलर मीटिंग्स, हाँ वो, हाँ, हाँ, छोटे प्रोजेक्ट में आपको काम दे दिया, 4 दिन करो, 5वें दिन देखते हैं, एक नॉर्मल सी मीटिंग कर लेंगे इतनी। अब इसमें क्लाइंट मीटिंग, हमारे लास्ट प्रोजेक्ट था जब स्प्रिंट की प्लानिंग हो रही थी, 2 दिन लगातार मीटिंग, फुल डे, 8 8 घंटे की मीटिंग चली थी, 2 दिन स्प्रिंट प्लानिंग की जो चलती है। उसमें जो फिनलैंड की टीम थी वो भी आई थी, US की टीम थी वो भी आई थी, इंडियन की जो IDC टीम थी, इंडियन डेवलपमेंट सेंटर की जो IDC वो भी बैठी थी, पूरी कॉन्फ्रेंस मीटिंग बैठी हुई है, ठीक है, अपने अपने टीम के मॉडल्स बताए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, पूरा नया प्रोजेक्ट का आइडिया दिया जा रहा है कि हम इस टेक्नोलॉजी में माइग्रेट करने वाले हैं, इसके एडवांटेज ये हैं, किसका क्या रोल आएगा, क्या डिपेंडेंसी बचेगी, मतलब वो, और कोई काम ही नहीं था 2 दिन, मतलब 2 दिन हम ऑफिस बैठ के वो सारा, उससे कोई काम नहीं हुआ है, लंच हो रहा है मीटिंग हो रही है, लंच हो रहा है मीटिंग हो रही है, 2 फुल डे वही काम चल रहा है। तो वो साल में 2 या 3 दिन जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा होता है, सारे मॉड्यूल नए आते हैं, ताकि सबको क्लियर आइडिया मिल जाए कि हम करने क्या वाले हैं, अगर किसी को भी डाउट आ रहा है तो पूछ लो, वरना हम किसी गलत डायरेक्शन में चले गए, एक भी टीम किसी गलत डायरेक्शन में चली गई, तो फिर वो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो वो आगे जाके बड़े टास्क में कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए पहले से ही रेडी रख के रख, क्लियर, इस तरीके से काम होता है। तो ये एजाइल के फंडामेंटल्स अभी डेप्थ में हम पढ़ेंगे इसको, प्रोडक्ट ओनर भी होता है, इसका मास्टर होता है, ठीक है, एजाइल का क्या है, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन, ठीक है, क्लियर है सारा, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेना ताकि बोलो तो कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट हो जाए।